हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है सर ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारा नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटरनल कंट्रोल। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ जी, तो सर आज हम लोग देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स का मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव होते होंगे ना कुछ, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंटरनल कंट्रोल कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में एक एंटिटी अप्लाई करती है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल समझेंगे हम लोग। आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स में, आपकी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन किया हुआ है, वहां पे क्या डेफिनेशन है। सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए बिकॉज आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे स्टैंडर्ड्स के अंदर बार बार वर्ड यूज होगा इंटरनल कंट्रोल। आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, एमसीक्यू हो, करेक्ट इनकरेक्ट हो, केस स्टडी बेस्ड हो या थ्योरी क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता ही है इंटरनल कंट्रोल से। तो इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए, आपके एग्जाम के लिए इंटरनल कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल है क्या, इसलिए इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर कर रहा हूं। जो बुक के अंदर मेन जहां जहां पे इंटरनल कंट्रोल का रेफरेंस आएगा वो हम बाद में ड्यूरिंग द कोर्स समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। पहले उसका मीनिंग हमें समझ में आ गया ना एक बार, तो जहां पे भी अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आपको कहीं पे इशू नहीं आएगा, आपको ये पता होगा अच्छा सर इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये था, इसलिए लगाते हैं हम लोग इंटरनल कंट्रोल। और ऑडिट में एक पॉइंट में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन ऑडिट, ऑडिट के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें आज का कॉन्सेप्ट। हाँ जी सर, एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा अगेन वही तरीका है, पहले पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो है मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड एग्जांपल यूजिंग फ्लो चार्ट जो है आपका फ्लो चार्ट डायग्राम जो है उसके थ्रू मैं आपको पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में पूरा समझाऊंगा, पूरा नॉलेज दूंगा। फिर हम लोग जो थर्ड पॉइंट है टेक्निकल डेफिनेशन जो है एज पर स्टैंडर्ड जो दी हुई है वो देखेंगे। आपको पहला और जो दूसरा पॉइंट है ना उसके अंदर इतना कंफर्ट आ जाएगा कि आपका जो थर्ड पॉइंट है आप बोलोगे सर ये तो हम खुद ही बता रहे थे, मतलब बस लैंग्वेज ड्राफ्टिंग है, वहां पे जो मीनिंग है ना वो आपको पहले समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये इंटरनल कंट्रोल होता है। बहुत आसान है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली, हम लोग नोट्स में बाद में देखते हैं। आप दोस्त जो इंटरनल कंट्रोल है ना आप उससे चारों ओर से घिरे हुए हैं। कैसे सर, आप लोग एक मोबाइल यूज करते होंगे, एंड्रॉइड या आईओएस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल फोन है आप वो यूज करते होंगे, ठीक है सर। हाँ हम करते हैं। उसमें सबसे पहले स्क्रीन पे क्या होता है सर, एक पासवर्ड लगा होता है, एक लॉक लगा होता है, पिन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोड हो सकता है। वो क्या होता है सर, क्यों लगाते हैं हम लोग सर, वो एक कंट्रोल है जो हम लोग लगाते हैं हमारे डिवाइस के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर, ताकि हमारा जो डेटा है मोबाइल के अंदर, जो सेंसिटिव डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं किसी और को डिस्क्लोज ना हो हमारे अलावा, इसलिए हम वो पैटर्न लगाते हैं कि कोई उसको अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, या कोई एक्सेस करे भी तो हमसे पूछ करके करे, तब भी तो हम लोग वो पैटर्न वगैरह लगाते हैं। अदरवाइज क्या रीजन उस पैटर्न लगाने का, तो हम क्या कर रहे हैं सर, हमें कंट्रोल लगा रहे हैं उस मोबाइल फोन के ऊपर कि कोई भी उसका सेंसिटिव डेटा या कोई भी रिलेटेड डेटा एक्सेस ना कर पाए हमारी परमिशन के बिना। ये क्या है, आपने एक इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है अपने मोबाइल फोन पे उसके डाटा उसको एक्सेस करने को लेकर के। और सुन लो, आप जब कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, तो आप अपने घर के बाहर एक लॉक लगा के जाते हो। वो लॉक लगाने का पर्पस क्या है, आप ऐसे भी तो जा सकते हो सर, पर्पस ये है कि हमारी परमिशन के बिना, हमारे बिना कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन घर पे एक्सेस ना कर ले हमारे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी घर पे जो वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है, चोरी हो सकती है, तो वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए अगेन हम रिस्क क्या है, आपको मैं एक चीज बताता हूं, कंट्रोल तभी लगेगा जब कोई रिस्क होगा। अगर कोई रिस्क नहीं होगा ना तो कंट्रोल की बात नहीं होगी। तो सर ये रिस्क क्या होता है, ये जो रिस्क होता है ना ये हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क। रिस्क क्या होता है और ऑडिट रिस्क क्या होता है। रिस्क वर्ड का क्या मतलब होता है, समथिंग कैन गो रॉन्ग, ये कुछ गलत हो सकता है। रिस्क का मतलब ये होता है ना, आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें रिस्क क्या है कि आप फेल हो सकते हो, तो आप कंट्रोल क्या लगा रहे हो उसके लिए कि सर हम पढ़ रहे हैं 10-12 घंटे, हमने सारी क्लासेस ली है, सारी रिवीजन क्लासेस ली है, ठीक है, हमने टेस्ट
टेस्ट दिए हैं काफी सारे, तो वो सब रिलेटेड कंट्रोल्स है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। तो जहां जहां रिस्क होगा वहां वहां कंट्रोल्स होंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना कि आप घर से बाहर जब जाते हो तो आप लॉक लगा के जाते हो, तो वो आपका ताला लगाना, लॉक लगाना घर पे, दैट इज अगेन एन इंटरनल कंट्रोल। उसके अलावा सर आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो, आप कोई सुपरमार्केट में गए या कहीं पे भी शॉपिंग करने गए, आजकल आपको पता है ना सिस्टम क्या होता है, आप जा करके सामान जो भी है आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप काउंटर पे जाते हो जहां पे बिलिंग हो रही है। तो सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम लोगों ने सामान लिया और हम चुपचाप एग्जिट से निकल गए, काउंटर पे हमने पेमेंट की ही नहीं, मतलब बिल बनवाया ही नहीं, ऐसे निकल गए? नहीं सर, पहला कंट्रोल क्या होता है उस सुपरमार्केट में? सर एग्जिट में ना सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वहां पे, वो आपको एग्जिट नहीं करने देंगे। पहले आपके पास जो सामान है, जो भी बैग है, चेक करेंगे कि आपने क्या कैरी किया और क्या आपके पास उसका इनवॉइस है क्या। वो इस इनवॉइस को पंच करेंगे या मार्क करेंगे, ये एश्योर करने के लिए कि हाँ आप ऑथराइज पर्सन है, आपने पेमेंट कर दी है, तब आप जा रहे हो स्टोर के बाहर। सेकंड चीज सर, सिक्योरिटी कैमरास लगे होंगे, सर्विलेंस सिस्टम होगा पूरे मॉल के अंदर या उस सुपरमार्केट के अंदर जहां पे आप शॉपिंग कर रहे हो। तो आपको, आप अगर कोई सामान उठाते हो और ऐसे एग्जिट कर लेते हो तो आपका वीडियो वहां पे रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो सर कहने का मतलब क्या है, हर जगह पे इंटरनल कंट्रोल्स हैं। बस हम लोगों को ये ऑडिट में पढ़ना है कि ऑडिट में एज ए ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को कैसे देखता है, कैसे चेक करता है, कैसे यूज करता है अपने ऑडिट के अंदर जब वो ऑडिट कर रहा है किसी एंटिटी का। हर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल होते हैं, हर जगह पे इंटरनल कंट्रोल होते हैं। डिपेंडिंग कि कंपनी बहुत बड़ी है तो बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे, छोटी कंपनी है तो कम कंट्रोल्स होंगे। अगर ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो कंट्रोल्स वैसे ही होंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, तो वैसे ही कंट्रोल्स होंगे। तो एज ए ऑडिटर आपको कंट्रोल्स तो देखने को मिलेंगे ही हर एक एंटिटी में, और वो कम होंगे या ज्यादा होंगे। एक ये भी सिनेरियो हो सकता है कि कंट्रोल हो ही ना, तो वो वर्स्ट सिनेरियो होता है, सबसे बेकार होता है कि कोई भी एंटिटी में आज की डेट में कोई कंट्रोल्स हो ही ना। बिकॉज जितने भी कंपनीज, एंटिटीज ट्रेडिंग कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो कुछ ना कुछ कंट्रोल, सर कुछ भी हो, छोटा मोटा 1 2 5 10 20 50 कंट्रोल्स तो लगाएंगे ही ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ठीक है। आप एक और एग्जांपल ले लो, आप एयरपोर्ट जब जाते हो, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आपने देखी होगी अगर, तो आप क्या एयरपोर्ट में जाते ही जब कैब से आप उतरते हो या गाड़ी से उतरते हो तो डायरेक्टली एंटर कर लेते हो क्या? डायरेक्टली प्लेन में चले जाते हो क्या? नहीं सर, बहुत लेवल पे चेकिंग होती है, बहुत उनको उसको वो जो चेकिंग हो रही है, वो जो प्रोसेस है, जो पॉलिसीज है, जो प्रोसीजर्स हैं, वो क्या है सर? सर वो एयरपोर्ट का इंटरनल कंट्रोल्स है कि कोई भी पर्सन तभी एंट्री करेगा, तभी जा सकता है जब वो सारे चेक्स क्लियर कर देगा, ठीक है। उसके पास प्रॉपर बोर्डिंग पास होना चाहिए, टिकट्स होनी चाहिए, उसका लगेज प्रॉपर चेक होगा, लिमिट्स लगी हुई है कि इतना आप लगेज कैरी कर सकते हो, ये लगेज कैरी नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें करने के बाद ही तो आपको एंट्री अलाउ होती है। दैट मींस वो एयरपोर्ट का इंटरनल कंट्रोल है। अब एयरपोर्ट के कंपैरिजन में आप किसी और जगह का, मान लो रेलवे स्टेशन का अगर आप कंपेयर करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो थोड़ा सा वीक है, बिकॉज वहां पे इतने लेवल की सिक्योरिटीज तो नहीं है ना। तो ऐसे ही कंपनीज में होता है, एक कंपनी है जिसके बिजनेस और ट्रांजेक्शन, जो नेचर ऑफ है वो बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बड़े हैं, तो वहां पे इंटरनल कंट्रोल्स भी ज्यादा होंगे। एक कंपनी है जो छोटी कंपनी है, जिसके ट्रांजैक्शंस इतने रिस्की नहीं है या लेवल कम है ट्रांजैक्शंस का, तो वहां पे इंटरनल कंट्रोल्स भी कम होंगे। तो एज ए ऑडिटर आप डिफरेंट एंटिटीज का जब ऑडिट करते हो तो आपको उनके इंटरनल कंट्रोल को समझना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास एक एसए भी है, एसए 315, जिसका नाम क्या है सर? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। की वहां पे हम लोग एक एंटिटी में जब ऑडिट करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम ऑडिट स्टार्ट करने से पहले सर हमारा एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। हम पहले एंटिटी को समझते हैं कि एंटिटी कैसी है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, उसमें रिस्क कितना है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। लास्ट ईयर अगर हमने काम किया था तो उससे हम कुछ चीजें देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या फाइंडिंग्स थी हमारी, वो सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसमें कंट्रोल्स क्या है वो टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं। तो ऑडिट में इसका इंपॉर्टेंस कैसे है? अगर हमें सर किसी एंटिटी के कंट्रोल्स वीक मिलेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। सर एक चीज बताओ ना, रेलवे स्टेशन पे कंट्रोल्स कम है, ठीक है, सिक्योरिटी चेक्स कम है, तो वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के, बिकॉज सिक्योरिटी वहां कम है। तो ऐसे ही किसी कंपनी में अगर कंट्रोल्स कम है तो वहां पे मिस स्टेटमेंट्स, ऐसी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो गड़बड़ कर दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इश्यूज क्रिएट कर दे, एरर्स कर दे, फ्रॉड हो जाए।
तो हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग ज्यादा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोसीजर्स जो हम चेक करेंगे वो ज्यादा लगाएंगे। अगर किसी कंपनी में, किसी एंटिटी में कंट्रोल्स कम है और वहां पे कंट्रोल्स नहीं है, होने चाहिए थे बट नहीं है, अगर हमें रिस्क ज्यादा मिलता है ना कंट्रोल को लेकर के, तो अपनी चेकिंग ज्यादा करते हैं ताकि उस रिस्क को हम कम कर पाए। अगर हमें कंट्रोल्स बहुत अच्छे मिलते हैं तो चेकिंग हम लोग कम करते हैं, बिकॉज मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस कम होते हैं उस केस में। ये सर जो आपने डिस्कशन किया, ये हमारा ऑडिट रिस्क के साथ रिलेट करता है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क कितने टाइप होते हैं, ठीक है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, उसमें कंट्रोल रिस्क भी आता है, और ऑडिटर अपने प्रोसीजर से कैसे उसको असेस करता है, आइडेंटिफाई करता है और कैसे कम करता है, कम या ज्यादा करता है। ठीक है, अभी आप ये समझो, अगर किसी एंटिटी में कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं तो वहां पे ऑडिटर को, ये ऑडिटर क्या करेगा, वहां पे उसको मिस स्टेटमेंट्स कम मिलेंगे, मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस कम मिलेंगे, तो अपने प्रोसीजर्स वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा, कम परफॉर्म करेगा रिलेटिवली। और एक कंपनी है जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं या नहीं है, वहां पे उसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पे काम वो ज्यादा करना पड़ेगा उसको, ताकि मिस स्टेटमेंट्स को कम मिले। ठीक है ना। तो ऐसे ही अब हम लोग ये देखते हैं कि सर एक कंपनी है, एक एंटिटी है, उसमें एक प्रोसेस है सर, सेल्स होती है। उस सेल्स प्रोसेस के अंदर क्या कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं, जो हमें अभी समझने को मिलेगा। ये दिखाता हूं मैं आपको, एक डायग्राम दिखाता हूं। ये देखो, ये जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आपको आई थिंक विजिबल होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर। ये पूरा एक सेल्स का प्रोसेस है, इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट, सेल्स प्रोसेस। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे कि हाँ सर ये एक्चुअल में होता है रियल लाइफ में। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब हुआ क्या, वैसे बेसिकली मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने क्या समझा सर, कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम जिससे क्या हो सर, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अगर फाइनेंशियल टर्म में बात करूं, वो कम हो जाए। जिससे अगर मैं नॉर्मल लाइफ में बात करूं तो कुछ रिलेटेड जो रिस्क हैं, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न जो था हमारा, कि चोरी हो सकती है, ठीक है, या और कंसर्न है सिक्योरिटी को लेकर के, तो वो हमारे कंट्रोल में रहे, वो हमारे मिटिगेट रहे, कम रहे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कंट्रोल्स लगाते हैं। वो पॉलिसीज, उन प्रोसीजर, उन सिस्टम्स को कंट्रोल बोलते हैं। वो जो डिपार्टमेंट्स बने होंगे ना डिफरेंट, उनको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, ताकि वो जो बिजनेस है, वो जो काम हो रहा है, वो स्मूथली होता रहे, वो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, वो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें वो कंट्रोल्स चाहिए। जब हम बुक्स में देखेंगे, नोट्स में देखेंगे, तो हमें यही डेफिनेशन मिलेगी, उसका मीनिंग यही निकलेगा। अभी हम लोग देखते हैं सेल्स प्रोसेस में इंटरनल कंट्रोल कैसे मूव करता है। सेल्स प्रोसेस में पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूं। सेल्स में सर आपको पता होगा क्या होता है, एक कंपनी है, ठीक है, एक एंटिटी है, उसके पास ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, और माल डिलीवर करेगी, गुड्स डिलीवर करेगी और बदले में पेमेंट लेगी। तो सर इसमें पूरा फ्लो होता है, ये जो स्टेप हुआ ना, इसमें पूरे एक एक स्टेप, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। वो जो डिपार्टमेंट्स का होना अपने आप में इंटरनल कंट्रोल है। देखो यहां पे देखो, एक कस्टमर है सर, ठीक है, एक कस्टमर है, ठीक है, ये रहा एक कस्टमर। इस कस्टमर ने सर सबसे पहला काम क्या किया, ये देखो, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या है, उसने एक पीओ दिया। एक कंपनी है, मान लो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने। उस कंपनी ने क्या किया हुआ है सर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट्स का बनाना है अपने आप में, ये भी इंटरनल कंट्रोल है। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि आपने जो ड्यूटीज है कंपनी में, जो फंक्शन हो रहे हैं, उनको डिवाइड कर दिया डिफरेंट लोगों के बीच में, ताकि मेकर एंड चेकर का कॉन्सेप्ट आए। कभी भी आपने ये लाइन सुनी होगी, मेकर एंड चेकर कभी भी सेम पर्सन नहीं होना चाहिए। सेम अगर टीम मेकर एंड चेकर है तो गलत चीज है। सेम पर्सन अगर है तो, अगर मेकर वही, बनाने वाला भी वही है, चेक करने वाला भी वही है, तो सर वहां पे गड़बड़ हो सकती है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको एग्जाम लिखना है और बाद में आपको खुद ही अपना एग्जाम चेक करना है, तो क्या आप अपने आप को फेल कर पाएंगे क्या? नहीं सर, कभी फेल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हमेशा जो बनाने वाला है एक कंट्रोल को, एक प्रोसेस को, एक चीज को, चेक करने वाला हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। तभी तो कुछ गलती, एरर, कुछ फ्रॉड पता लगेगा कि है या नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे ही कंपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाती है, एक एंटिटी या कंपनी, ताकि कंट्रोल, ताकि चेक रहे,
एक दूसरे के काम के ऊपर। दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो अचीव होता है इंटरनल कंट्रोल को लगाने से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ये कैसे मूव कर रहा है प्रोसेस, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, आप 1 2 3 4 जो लिखे हो ना वो स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, इस कस्टमर ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सर पीओ रेज किया, परचेज ऑर्डर दिया, और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं जो कंपनी है ना मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चर करती है एक प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करती है, और जो कस्टमर है ना सर ये बहुत बड़ा कस्टमर है। हम वहां उस कंपनी की बात कर रहे हैं जहां पे सर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, एक पीस का नहीं, 2 पीस का नहीं। मान लो इस कस्टमर ने इस कंपनी को फॉर एग्जांपल 20,000 पीसीस का ऑर्डर दिया है, प्रोडक्ट ए चाहिए उनको, जो ये कंपनी ना 2-3 प्रोडक्ट बनाती है, मान लो प्रोडक्ट ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनाती है। तो इस जो कस्टमर है, इस कस्टमर ने इस कंपनी को XYZ लिमिटेड को प्रोडक्ट ए का ऑर्डर दिया कि हमें प्रोडक्ट ए चाहिए जिसके हमें 20,000 यूनिट्स चाहिए, 20,000 यूनिट्स। मान लो 10 रुपए का प्रोडक्ट, आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, 20 लाख का ऑर्डर दिया है, तो इतना बड़ा ऑर्डर है सर, ठीक है। अब क्या हुआ, परचेज ऑर्डर आ गया। अब सर आप एक चीज बताओ प्रैक्टिकली, जो इनका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसके पास ऑर्डर आता है, ठीक है, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि वो सेल्स लेकर के आएंगे कंपनी के लिए, बिजनेस लेकर के आएंगे, ठीक है, कस्टमर्स लेकर के आएंगे, तो उनके पास परचेज ऑर्डर आता है कि कस्टमर बोलता है कि हमें 20,000 यूनिट्स दे दो इस डेट तक। तो क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो टीम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, क्या उनको डायरेक्टली कस्टमर को बोल देना चाहिए कि हाँ आपको हम लोग डिलीवरी कर देंगे इस डेट पे? नहीं सर, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि XYZ लिमिटेड जो कंपनी है, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। XYZ लिमिटेड मान लो कंपनी है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है जिसका ऑर्डर आया ना वो है प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब सर क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर उनको डायरेक्टली बोल दे हाँ कि हम लोग आपको डिलीवरी कर देंगे, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, और प्रैक्टिकली भी होती है, क्या कंपनी के पास उतना स्टॉक ही ना हो प्रोडक्ट ए का? 20,000 पीसीस चाहिए सर, छोटा ऑर्डर नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वहां पे कंट्रोल एस्टेब्लिश होना चाहिए कि हे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तुम कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले कस्टमर का ये चेक कर लेना कंपनी के पास क्या उस प्रोडक्ट की उतनी क्वांटिटी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो प्रोडक्शन से शेड्यूल ले लेना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको बना पाएगा, टाइमली नहीं बना पाएगा। उसके बाद तुम कस्टमर को बोलना कि हाँ हम लोग ये आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बिकॉज सर अगर हमने कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया बिना ये चेक किए कि हम लोग, हमारे पास उतना मार्जिन, उतनी कैपेबिलिटी या उतना यूनिट्स हैं भी या नहीं है स्टॉक में, और हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, बाद में पता लगता है कि नहीं हम तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो सर वो जो मार्केट में जो कंपनी की रेपुटेशन है ना वो स्टेक पे आ जाती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कस्टमर है सर, इसका आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, मान लो ऐसा तो है नहीं ना कि ऑर्डर आप एक्सेप्ट कर, आप रिजेक्ट कर दोगे, एक्सेप्ट कर लिया आपने तो कस्टमर ने बोला ठीक है। अब सर जो कस्टमर है उसकी भी तो रिक्वायरमेंट्स होगी ना कुछ, आपको उसने कुछ ट्रस्ट करके आपको ऑर्डर दिया है, आपका उसने प्रोडक्ट यूज किया होगा, ठीक है, इतना बड़ा ऑर्डर आपको दे रहा है वो, तो आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया, बाद में मना कर दिया, बिकॉज आपने चेक नहीं किया कि आपके पास बनाने का कैपेबिलिटी है या आपके पास स्टॉक में उतनी क्वांटिटीज है या नहीं है। अब वो कस्टमर सर मार्केट में यही तो बोलेगा इस कंपनी से डील करना बेकार है, जो भी बड़े बड़े कस्टमर्स है, क्योंकि ये तो सर एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑर्डर और बाद में रिजेक्ट कर देते हैं कि हम लोग नहीं बना सकते। तो सर मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो ये ना हो इसके लिए एक कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है कंपनी ने, क्या कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट तुम कंफर्म करने से पहले, ये सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना कि स्टॉक अवेलेबल भी है या नहीं है। क्या सर कि स्टॉक अवेलेबल भी है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो उनका एक डिपार्टमेंट है स्टोर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग वाले स्टोर डिपार्टमेंट के पास गए कि हे स्टोर डिपार्टमेंट आप बताओ क्या आपके पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, क्या हमें 20,000 पीसीज या यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट डिलीवर करना है इस कस्टमर को इस डेट को, तो क्या आपके पास है क्या। स्टोर डिपार्टमेंट चेक करता है और देखता है नहीं सर, मार्केटिंग वाले को बोलता है नहीं सर हमारे पास है ना इसके 10,000 यूनिट्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर नहीं है। कंसीडरिंग मिनिमम ऑर्डर जो होता है, रीऑर्डर लेवल आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग में कि आपको इतना स्टॉक मिनिमम मेंटेन करना है, उसको कंसीडर करने के बाद
स्टोर डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारे पास सर 10,000 यूनिट्स है, 10,000 से ऊपर नहीं है। तो देखो यहां पे हो गई ना, बच गई ना चीज, क्या कि सर हम ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते, बाद में रिजेक्ट करना पड़ जाता हमें। तो फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, मना कर देगा कस्टमर को, नहीं सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनका काम है प्रोडक्ट बनाना। तो फिर क्या करेगा मार्केटिंग वाला सर, चेक करेगा प्रोडक्शन के पास कि हे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या आप 10,000 यूनिट प्रोडक्ट एक बना सकते हो क्या इस डेट तक, ये रिक्वायरमेंट आई है। तो फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, स्टोर में क्या है सर, गुड्स आपके जो बन गए हैं ना, मैन्युफैक्चर्ड है, वो वहां पे स्टोर होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, फ्लोर जिसको बोलते हैं, जिसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। स्टोर आपका क्या होता है, गोडाउन हो गया, वेयर हाउस हो गया, कुछ भी आप बोल लो उसको, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जहां पे मशीनें लगी हुई है आपकी, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां मार्केटिंग वाले लोग बोलते हैं कि आप हमें शेड्यूल दे दो कि आप कब तक हमें 10,000 यूनिट्स दे पाओगे, बिकॉज 10,000 तो अवेलेबल है स्टोर में, 10,000 हमें और चाहिए। तो मार्केटिंग वाले उनको बोलते हैं कि हम आप लोगों को ये 4 दिन में बना करके दे देंगे। कस्टमर ने जो डेडलाइन दी है, हम मार्केटिंग वाले अब क्या करते हैं, यहां पे मार्केटिंग वाले बोलते हैं कस्टमर को कि हम लोग आपको 6 दिन में ये प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे 20,000। दैट इज, अब मार्केटिंग वालों ने क्या किया सर, अब जाकर के उन्होंने ये एक्सेप्ट किया ऑर्डर, बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी कंपनी डिलीवर कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी, अगेन मैं फिर से तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे और बाद में रिजेक्ट कर देंगे ऑर्डर ऑन अकाउंट कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है प्रोडक्ट, तो सर मार्केट में रेपुटेशन स्टेक पे आ जाती है। बहुत बड़ी कंपनी है सर, बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो सर हमने फिर कंफर्म किया कि हे कस्टमर, हम आपको 6 दिन में प्रोडक्ट दे देंगे। यहां पे मार्केटिंग ने क्या किया, 2 दिन का अपना मार्जिन रखा, इन केस कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि 2 दिन का अपना भी उन्होंने मार्जिन रख लिया। तो कस्टमर ने उनको ऑर्डर दे दिया। तो पहला कंट्रोल हमने क्या देखा कि कभी भी मार्केटिंग वाले ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली बिना ये चेक किए कि क्या वो प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटीज अवेलेबल है स्टोर में या प्रोडक्शन के साथ। पहले वो चेक करना मैंडेटरी है। तो पहला कंट्रोल हुआ हमारा ये वाला, ताकि कस्टमर हमारा चला ना जाए हमारे हाथ से। सेकेंड चीज, सर क्या हम लोग डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर दें क्या प्रोडक्ट, जो हमारे पास जो ऑर्डर आया है 20,000 क्वांटिटीज, क्या हम डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर दें क्या सारी क्वांटिटीज? हाँ सर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अरे आप दिक्कत समझो ना, आप एज ए ओनर दिक्कत समझो। आप मान लो XYZ लिमिटेड कंपनी के ओनर हैं, आप ये समझो ना, मान लो हमने 20,000 यूनिट्स बना दी 4 दिन में, 5वें दिन या चौथे दिन या मान लो तीसरे दिन, जब तक हमारी मान लो कुछ यूनिट्स बन गई थी, 5-6 हजार यूनिट्स बन गई थी, जो कस्टमर है वो बोलता है सर हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हमारे आगे से जो ऑर्डर था ना वो कैंसिल हो गया है, तो हमें ये ऑर्डर नीचे आप कैंसिल कर दो। अगर कस्टमर मीनवाइल ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो XYZ कंपनी है, जो लिमिटेड कंपनी है उसके लिए, क्योंकि सर उन्होंने तो प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, ये उनके तो बन रहे हैं, उन्होंने उसके लिए मटेरियल परचेज कर लिया है, ठीक है, तो उनकी तो सर पैसे इन्वॉल्व हो गए ना। आपने कॉन्सेप्ट और पढ़ा हुआ कॉस्टिंग में, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, कि सर जो इन्वेंट्री बना दी है इस कस्टमर के लिए उसको होल्ड करेंगे, उसकी कॉस्टिंग लगेगी, इतने सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई, टाइम एफर्ट पैसा लग गया है उनके ऑर्डर पे, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सर उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, एक कंट्रोल लगाया हुआ, इंटरनल कंट्रोल, कि कोई भी कस्टमर अगर इतनी अमाउंट से ऊपर का ऑर्डर देता है ना तो हम लोग उससे 30% 40% एडवांस पेमेंट लेंगे, तभी हम लोग उसका ऑर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पॉइंट अगर 5th दिख रहा होगा तो ये फिर से कंट्रोल है कि हे कस्टमर, आपका हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, 20,000 यूनिट्स हम आपको बनाकर देंगे 6 दिन में, लेकिन आप जो पेमेंट करनी है 20 लाख रुपीस आपको, 20,000 यूनिट्स ही ना सर, 20,000 यूनिट्स, ठीक है, ₹100 पर यूनिट है, ठीक है, 20 लाख रुपीस का ऑर्डर है सर। तो कस्टमर को हम लोग बोलते हैं हे कस्टमर, तुम हमें 40% एडवांस पेमेंट कर दो, दैट इज तुम हमें ₹8 लाख पहले पे कर दो, तभी हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे आपका। कल को ऐसा हो सकता है ना कि आपने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया तो हम लोग तो, हमारा तो नुकसान हो गया ना। तो इसलिए ये एडवांस पेमेंट सर हमेशा आपको देखने को मिलेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में एडवांस पेमेंट के ऊपर ही काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट, अब ये था दूसरा कंट्रोल, एडवांस पेमेंट लेना इज सेकंड कंट्रोल। अब सर एडवांस पेमेंट कौन लेगा, क्या मार्केटिंग वाले एडवांस पेमेंट ले लें क्या, जिन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, ऑर्डर जिसके पास आया था परचेज ऑर्डर, क्या मार्केटिंग वाले ही एडवांस ले लें क्या? नहीं सर, अगर मार्केटिंग वालों को ही पैसा लेने और देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी दे देना सर, तो गड़बड़ कर सकते हैं। हो सकता है मार्केटिंग वाला बंदा वेंडर के साथ टाई अप कर ले और गड़बड़ करे वहां पर,
चीजों को लेकर के, प्राइस को लेकर के, क्वांटिटीज को लेकर के, पैसे को लेने देने को करके चोरी कर ले सर, फ्रॉड कर दे, तो सर पैसा रिसिप्ट और जो पेमेंट का काम है सर वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट को दो, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सर जितनी भी पेमेंट्स है वो करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट सर जितनी भी रिसीट्स हैं वो कलेक्ट करेगा। तो अब कस्टमर को क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, 40% जो पेमेंट्स है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है 40% एडवांस एक्सेप्ट करना। तो ये हमारा एक कंट्रोल है कि पैसे का लेना देना, रिसीट्स एंड पेमेंट सर दूसरे डिपार्टमेंट को आप ट्रांसफर करो, ताकि चेक रहे कितना पैसा आया है, कितना टोटल आपका बैलेंस पेंडिंग है। जो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है उसको आप पैसा लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी ना असाइन करें। तीसरा कंट्रोल इसी के अंदर आप देखो ना क्या है सर, अगर मार्केटिंग वालों के पास पैसा लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी हम लोग लगा देते तो ऐसा हो सकता था कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर उसकी एंट्री नहीं हुई। ऐसा हो सकता था ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सर, मेन चीज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके हैं वो प्रॉपर बनने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीटनेस खत्म हो सकती है सर, ये एंट्री जो एडवांस हमने लिया है उसकी एंट्री ना डाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंट्री क्या होगी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि हमने 8 लाख रुपए कस्टमर से ले लिया है, तो कस्टमर अकाउंट हम खड़ा कर देंगे, मतलब हमने एज एडवांस लिया। अभी जब सेल्स करेंगे तो कस्टमर को डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट करेंगे और बैलेंस पेमेंट लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एंट्री थी सर एडवांस लेने की, ये एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हुई। तो जो एरर ऑफ ओमिशन हो सकता था अगर ये कंट्रोल नहीं होता, अगर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट और वही डिपार्टमेंट जो एंट्री करता है उसको अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी होती तो ये एरर हो सकता था। वो हमने एरर भी अवॉइड कर दिया ड्यू टू इंटरनल कंट्रोल। एक बार प्यार से बोल दो जय श्री राधे, जय श्री राधे सर। उसके बाद सर एडवांस पेमेंट हमने रिसीव कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये अब आपके गुड्स प्रोड्यूस होंगे, गुड्स प्रोड्यूस हो गए। अब सर प्रोडक्शन में गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, एक और कंट्रोल आपको बता रहा हूं मैं, प्रोडक्शन वाले ने 10,000 यूनिट्स बना के रख दी, ठीक है। अब क्या सर वो प्रोडक्शन वाला अपने पास रख ले क्या उन 10,000 यूनिट्स को? ऐसा नहीं होता सर कि कभी भी एक कस्टमर का ऑर्डर आया, कस्टमर के ऑर्डर्स तो आते रहते हैं कम क्वांटिटीज के, ज्यादा क्वांटिटीज के। तो सर हमने मान लो एग्जांपल लेता हूं, ये जो इंडस्ट्री है, जो ये प्रोडक्ट ए है, ये जो कस्टमर है ना उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना था। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे कुछ डायग्राम, मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए या इस कलर का चाहिए। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो डिफरेंट कलर्स में आता है तो हमें इस कलर का चाहिए प्रोडक्ट। मान लो उन्होंने बोला हमें ग्रीन कलर में चाहिए, तो हमने ग्रीन कलर के 10,000 यूनिट्स बना दिए। अब दूसरा जो कस्टमर आ रहा है उसको कोई और कलर का प्रोडक्ट वो चाहिए होगा, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कलर्स में बनता है मान लो। तो सर ये स्पेसिफिकली उस कस्टमर के लिए बनी है 10,000 यूनिट। तो अगर हम मान लो प्रोडक्शन में रखेंगे और ये मिक्स हो गई किसी और प्रोडक्ट के साथ, अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी स्पेसिफिकेशन अलग थी बट और प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं प्रोडक्शन में उस साथ मिक्स हो गई, तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा प्रोडक्शन और जहां स्टोर कर रहे हैं उसको सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं कि प्रोडक्शन अलग जगह होगी और जो प्रोडक्ट बन गए हैं, जो फिनिश हो गए, जो कस्टमर के हिसाब से बने हैं, उनको आप स्टोर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो अलग से, ताकि चेक रहे कि कस्टमर को कोई ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर ना हो जाए जो उसके हिसाब से भी नहीं बना। या उसको ऐसा भी हो सकता है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ वेस्टेज निकला होगा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकले होंगे जो 100% सही नहीं बने, तो वो मिक्स हो जाए सर। जो अच्छे प्रोडक्ट है उनके साथ, जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ बैड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिक्स हो सकते हैं ना, ये हो सकता है, एक रिस्क हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम स्टोरेज डिपार्टमेंट अलग रखते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हम कभी भी स्टोरेज साथ में रखते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट हमेशा अलग रहता है, जहां पे आपके जो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएंगे उसको टैग करके प्रॉपरली हम लोग रखेंगे कि हाँ ये इस कस्टमर के हिसाब से बने हैं, ये इतनी क्वांटिटी है या ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारा एक ये यहां पे कंट्रोल होता है। अब सर जब स्टोर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हमने करके ट्रांसफर कर दिए, अब हमें सर इनवॉइसिंग करनी है। अब सर इनवॉइसिंग कौन करेगा? अगेन इनवॉइस वही तो करेगा जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, जो रिसीप्ट एक्सेप्ट कर रहा है, पेमेंट्स कर रहा है, जो एंट्री कर रहा है। बिकॉज इनवॉइस जब आप बनाओगे तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डलेगी सेल की। हाँ सर, तो जब अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट फिर से रोल में आया, उसने क्या किया, मार्केटिंग वाले अब इनवॉइस मांगेंगे कि हाँ सर प्रोडक्ट बन गए हैं, हे फाइनेंस डिपार्टमेंट आप हमें इनवॉइस भेज दो। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, वो इनवॉइस बनाएगा। अब सर यहां पे ना वो 4 कॉपीज बनाता है इनवॉइस की, एक नहीं 4 कॉपीज बनाता है। ये अगेन एक कंट्रोल है। क्या सर 4 कॉपीज इसलिए बनाता है, एक तो खुद के रिकॉर्ड के लिए कि उसने एंट्री की है, उसका प्रूफ जब ऑडिट करोगे आप तो कैसे चेक करोगे कि वो एंट्री डली है, वो सही है नहीं है, उसका इनवॉइस आप चेक करोगे एज ऑडिटर। हाँ सर, तो वो हमारे पास प्रूफ है कि हमने वो एंट्री की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि इनवॉइस जनरेट होगा। वैसे
बहुत सारी कंपनीज में ईआरपी में ऑटोमेटिक इनवॉइस आपका बनता है और ऑटोमेटिक एंट्रीज आपकी डलती है, वो भी कंट्रोल है, वो भी सिस्टम में क्या है आपका कंट्रोल है। ऐसे ही 4 कॉपीज में से 1 कॉपी अकाउंट्स खुद रखेगा, 1 कॉपी अकाउंट्स क्या करेगा मार्केटिंग वाले को भेजेगा कि मार्केटिंग वाले के पास प्रूफ है कि हाँ इनवॉइस हमारा बन गया है, प्रिपेयर हो गया है। तीसरा जो 2 कॉपीज है वो मिलेगी सर ट्रांसपोर्टर को। वो जो ट्रांसपोर्टर है ना, ये जो ट्रांसपोर्टर है, सॉरी ये जो ट्रांसपोर्टर है इसको मिलेगी सर 2 कॉपीज। जब गुड्स डिलीवर होंगे, अब आपका बिल बन गया है, बिल बनने के बाद आपकी एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी पेबल। अगेन एक कंट्रोल क्या है कि सर लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस भी तो करना है। जो हम सेल्स कर रहे हैं उसमें सर जीएसटी लगेगा ना, तो सर जीएसटी अगर हम लोग इनवॉइस नहीं बनाते, अगर हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को काम नहीं देते इनवॉइस बनाने का, तो सर जीएसटी कैसे कंप्लाई होता? जीएसटी की एंट्री तो डलनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो सर जीएसटी कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, यह भी फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करता है। जब भी वो एंट्री डालेगा सिस्टम में, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरल एंट्री डालेगा तो उस टाइम पे उस लॉ की कंप्लायंस भी होनी चाहिए। जीएसटी, एक्साइज, वैट, जो भी पहले लगता था एक्साइज, वैट, ठीक है, तो वो भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डलनी चाहिए। तो सर जीएसटी पेबल खड़ा हो जाएगा आपका, कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो बैलेंस पेमेंट आ जाएगी कस्टमर की। मान लो 8 लाख रुपए उसने दे दिए, 20 लाख हमने उसको डेबिट खड़ा कर दिया, तो अब हमें कस्टमर से 12 लाख रुपए और लेने हैं, बैलेंस दिखा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं सर, कस्टमर को माल डिलीवर कर रहे हैं, तो स्टोर में जो माल बन गया था सर वो ट्रांसपोर्टर को बुलाया जाता है, या कंपनियां खुद का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसको जो 2 इनवॉइस की कॉपी थी, 1 कॉपी अकाउंट्स में रख ली, 1 कॉपी मार्केटिंग को दे दी, 2 कॉपीज ट्रांसपोर्टर को मिल जाती हैं। वो क्या करेगा, वो दोनों कॉपीज लेकर के जाएगा, अपने गुड्स लेकर के जाएगा और जो लोकेशन है कस्टमर की वहां डिलीवर करेगा, और 1 कॉपी ट्रांसपोर्टर अपने पास रखेगा और 1 कॉपी क्या करेगा, उससे साइन करवा करके कस्टमर को दे देगा। 1 कॉपी क्या करेगा ट्रांसपोर्टर अपने पास होगी, उसके पास 1 कॉपी क्या करेगा ट्रांसपोर्टर कस्टमर को दे देगा। कस्टमर की कॉपी भी तो होगी ना, कस्टमर के पास भी तो प्रूफ होना चाहिए कि उसने परचेज किया है, उसका ऑडिटर भी तो चेक करेगा ना कि परचेज किया नहीं किया। तो कस्टमर क्या करेगा, 1 कॉपी इनवॉइस की खुद रख लेगा और जो ट्रांसपोर्टर की कॉपी थी उसमें स्टैंप लगा देगा कि उसको डिलीवरी मिल गई है, दैट इज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अनदर कंट्रोल जिसको आप बोल सकते हैं। क्या प्रूफ है कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिला या नहीं मिला, तो वो प्रूफ होता है कि वो ट्रांसपोर्टर की कॉपी पे स्टैंप लगा देता है और ये चीज वो कंफर्म कर देता है कंपनी को जिसने सेल किया है कि हाँ हमें गुड्स डिलीवर हो गए हैं। वो कंफर्मेशन है, वो ट्रांसपोर्टर लेकर के आकर के कॉपी हमें सबमिट कर देगा, XYZ लिमिटेड कंपनी को दे देगा कि हाँ गुड्स मैंने डिलीवर कर दिए, ये इसका प्रूफ है, और हम ट्रांसपोर्टर को फिर उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो कहने का मतलब सर क्या है, हर एक जगह पे चेक्स लगे हुए हैं कि गुड्स डिलीवर हुए नहीं हुए, किसको पता है, तो वो प्रूफ है डिलीवरी का, स्टैंप लगना कंपनी का कि हाँ उनको गुड्स मिल गए हैं। बाकी मेल पे, फोन पे कम्युनिकेशन भी होता है अलग से। इतना बड़ा ऑर्डर है ना सर, हाँ ठीक है। तो ये जो था 9 स्टेप, गुड्स डिलीवरी एंड उसका इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट जो थी, ये सर उसका प्रूफ है कि हाँ उनको गुड्स मिल गए हैं। तो सर अब लास्ट स्टेप क्या, बैलेंस पेमेंट 12 लाख रुपए लेनी है, तो फिर से अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, बैलेंस पेमेंट के लिए कस्टमर को बोलेगा कि आप अब बैलेंस पेमेंट करवा दो, आपको गुड्स मिल गए हैं पूरे 12 लाख रुपीज जो बचते थे आप हमें पेमेंट कर दो, और उसकी बैलेंस पेमेंट आते ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर से एंट्री कर देगा। तो सर कितने कंट्रोल्स हमने यहां पे देखे। सबसे पहला हमने कंट्रोल देखा कि सर कोई भी ऑर्डर जब आएगा तो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट कभी भी डायरेक्टली उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये चेक किए बिना क्या हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, और अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो क्या हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना सकता है उतने प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए। तो सबसे पहला ये चेक करेगा, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और बाद में रिजेक्ट करना पड़ रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। पहला केस, ताकि कंपनी की रेपुटेशन बचे, पहला कंट्रोल था। दूसरा कंट्रोल सर कि ये करेंगे कि कस्टमर से हम लोग एडवांस पेमेंट लेंगे। सर पॉलिसी होती है कंपनी की, अपनी अपनी पॉलिसी है कंपनी के हिसाब से कि इतना ऑर्डर है या हर एक ऑर्डर पे हमें एडवांस पेमेंट चाहिए, ताकि सर एडवांस पेमेंट लिए बिना अगर हम कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो मीनवाइल बीच में जब ऑर्डर हम बना रहे हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हमने कर दी या कर रहे हैं और वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो सर हमारी कंपनी की तो कॉस्टिंग लग गई ना उसके अंदर, हमें उस इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ सकता है पता नहीं कितने लंबे टाइम तक। और ऐसी इंडस्ट्री है जहां कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बना है, तो सर क्या पता वो कोई और कस्टमर खरीदे ही ना, तो हमारा तो सर टोटल वेस्ट हो गया ना। तो कस्टमर से हम एज ए सिक्योरिटी लेते हैं कि हम लोग आप मतलब कस्टमर बीच में रिजेक्ट नहीं करेगा, और रिजेक्ट करता भी है तो कस्टमर को उसका लॉस हो रहा है क्योंकि उसने हमें कुछ परसेंटेज ऑफ पेमेंट एडवांस दे दी है। ठीक है, तो सेकंड कंट्रोल हुआ। थर्ड कंट्रोल सर जो पेमेंट्स हैं या जो रिसीट्स हैं
पेमेंट मतलब इन केस परचेज कर रहे हो आप तो पेमेंट कर रहे हो, और रिसीट इन केस सेल्स कर रहे हो, तो जो पैसा आ रहा है कस्टमर से सर वो मार्केटिंग के पास नहीं होनी चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को दो, डिफरेंट टीम डिफरेंट लोगों को दो, जो आपका है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर एंट्री भी करेगा उसकी। अदरवाइज ऐसा हो सकता था, दो कंट्रोल है, पहला कि मार्केटिंग वालों को अगर आप पेमेंट्स करने की या रिसीट करने की अथॉरिटी या ड्यूटी दे देते हो तो वहां सर फ्रॉड हो सकता है, वहां एरर हो सकता है, वहां रिस्क हो सकता है कि पैसा कलेक्ट किया हो और बताया ना हो कंपनी के अंदर। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब पैसा आएगा तो वो उसका प्रॉपर चेक रहेगा। तीसरी चीज कि सर फाइनेंस डिपार्टमेंट जब पैसा आएगा तो साथ साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर उसकी एंट्री भी हो जाएगी। एरर ऑफ ओमिशन जो है कि एंट्री ही नहीं हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो चेक रहेगा कि ऐसा एरर क्रिएट ही ना हो, तो वो कंट्रोल हुआ। नेक्स्ट कंट्रोल क्या हुआ सर कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट अलग अलग क्यों होने चाहिए कि जहां प्रोडक्शन हो रहा है और जहां स्टोर डिपार्टमेंट है, ऐसा कभी ना हो कोई ऐसा केस होता है कि हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं हमने कस्टमर को कुछ ऐसा माल डिलीवर कर दिया जो रिजेक्टेड मटेरियल था गलती से, क्योंकि प्रोडक्शन फ्लोर पे तो रिजेक्टेड मटेरियल भी होगा, गुड क्वालिटी मटेरियल भी होगा, सब कुछ होगा। तो हमें गुड क्वालिटी मटेरियल जैसे ही बनता है हमें उसको स्टोर में ट्रांसफर करना है ताकि वहां से ओनली वही मटेरियल कस्टमर के पास सेल किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। उसके बाद सर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सर डिफरेंट कॉपीज बनाता है इनवॉइस की, क्यों? ताकि रिकॉर्ड रहे कि हाँ उन्होंने जो एंट्री की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका प्रूफ हो, इनवॉइस प्रूफ होता है कि हाँ हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री की है उसका एविडेंस है, ठीक है। और एक कॉपी, दो कॉपी क्या करेगा? ट्रांसपोर्टर को देगा, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक कॉपी कस्टमर को देगा और एक कॉपी पे स्टैंप लेकर के आएगा किसकी? कस्टमर की, कि उसने प्रूफ करेगा वो कि हाँ मैंने डिलीवरी कर दी है, तभी तो हम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेंगे। ऐसा हो सकता था ना ट्रांसपोर्टर वहां पे डिलीवरी ना करे, बीच में लेकर के भाग जाए प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर को भी पेमेंट हम कब करते हैं? जब वो हमें एश्योरेंस दे देता है कि हाँ हमने माल डिलीवर कर दिया। और वो एश्योरेंस कैसे होगी? उस जो इनवॉइस है उस पर स्टैंप लगी होगी कस्टमर की, उसकी फैक्ट्री की, उसकी डेट टाइमिंग सब कुछ उस पर होता है। ये प्रूफ होता है कि हाँ ट्रांसपोर्टर ने अपना काम पूरा कर दिया, डिलीवरी कर दी है। और लास्ट में फिर एक कंट्रोल क्या है कि जो बैलेंस पेमेंट है वो हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सर हमने कितने रिस्क यहां पे मिटिगेट किए हैं, कितने रिस्क हमने खत्म किए हैं ड्यू टू दिस कंट्रोल, दिस प्रोसेस। ये एंटायर प्रोसेस इज इंटरनल कंट्रोल। ये जितना प्रोसेस हमने समझा है, पढ़ा है, देखा है, ये पूरा का पूरा अपने आप में इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ये सब कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। तो सर ये आपका प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया कि कैसे कंपनी में आपका मूव करता है इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल कैसे मूव करता है, ऐसे ही डिफरेंट अलग अलग जो प्रोसेस होंगे। जैसे अगर आपका परचेज करना है, अब आपने तो सेल किया, सामने वाली कंपनी जो कस्टमर था उसके लिए परचेज है, तो वहां पे परचेज का उसका अपना एक प्रोसेस होगा, उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स होंगे। बैंक को रिकंसाइल करने का, बैंक रिकंसिलेशन आपने पढ़ा होगा एक वर्ड, बैंक रिकंसिलेशन। तो जो बैंक रिकंसिलेशन होता है वो भी एक प्रोसेस है, वहां पे भी कंट्रोल्स लगे होते हैं। हम लोग ये डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 है आपका पूरा कंट्रोल्स के ऊपर, ठीक है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो वहां पे मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा इंटरनल कंट्रोल के, और फ्लो चार्ट दूंगा। अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर ये इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं, ये आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूं ये कौन सा एस्से आपका, ये देखो ये आपका है एस्से 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें सर इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या मीनिंग दिया हुआ है। ये देखो क्या बोल रहा है सर, द प्रोसेस, आप बोल सकते हो प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर, सिस्टम जो डिजाइन किया गया है, डिजाइन का मतलब सर बनाया गया है। इंप्लीमेंट का मतलब सर लगाया गया है, चलाया गया है, इंप्लीमेंट किया गया, लगाया गया उसको। एंड मेंटेन का मतलब होता है निभाया गया है, कहने का मतलब पूरे टाइम ऑपरेट किया गया है, उसको इफेक्टिवली ऑपरेट किया है वो, और चेक किया गया है कि क्या हाँ वो सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, दैट इज मेंटेनेंस। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोसीजर्स जो बनाए गए हैं, डिजाइन इंप्लीमेंट किए गए हैं, लगाए गए हैं एंड मेंटेन किए गए हैं, ताकि क्या हो सर, क्या मिले। और कौन करता है? पहले इसमें ये चीज आती है, कौन करता है ये बनाना, लगाना और मेंटेन करना, काम किसका है? ऑडिटर करेगा क्या? सर ऑडिटर का काम कभी भी ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, ना ही इंटरनल कंट्रोल बनाना होता है। जो कंपनी है वो किसकी है, जो एंटिटी है वो किसकी है, उसके जो ओनर्स है, उसकी जो मैनेजमेंट है, जो दो चार्ज विद गवर्नेंस है, जो टीसीडब्ल्यूजी है, उनके हाथ में है। तो सर इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना एंड मेंटेन करना भी कौन करेगा? सर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी या जो भी रिलेटेड पर्सनल होंगे, जो टीम होगी जिसको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होंगी, वो लोग करेंगे सर, मतलब कंपनी के लोग करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो सर ऐसे प्रोसेस, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रोसीजर जो डिजाइन किए गए हैं, इंप्लीमेंट किए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं, कौन कर रहा है?
बाय कंपनी के जो एंटिटी के जो मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी है या जो अदर पर्सनल है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि उनको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले। सर ये रीजनेबल एश्योरेंस क्यों बोल रहा है यहां पे? ये सर वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं बोल रहा? बिकॉज इंटरनल कंट्रोल के भी लिमिटेशंस होते हैं। जैसे एक ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, वैसे ही इंटरनल कंट्रोल्स के भी इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स आप लगा सकते हो, बट कभी भी आप 100% एश्योर नहीं हो सकते कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको ओवरराइड नहीं किया जा सकता, उनको ब्रीच नहीं किया जा सकता। बिकॉज आप एक चीज खुद बताओ लॉजिकली, इंटरनल कंट्रोल लगा कौन रहा है? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी या कंपनी के लोग। तो कंपनी के लोग जब खुद बना रहे हैं तो खुद तोड़ भी तो सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो मैं उसको तोड़ भी तो सकता हूं। मेरे को पता होगा क्या तरीके हैं जिससे उसको ओवरराइड किया जा सकता है, उसके बियॉन्ड जाया जा सकता है। कुछ लूप होल्स होंगे जो पता होंगे लगाने वाले को, बनाने वाले को। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है। इसलिए सर कोई भी इंटरनल कंट्रोल आपको 100% एश्योरेंस नहीं देता कि हां जो लगाया है उसके बाद कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई भी एरर, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। बिकॉज जो बनाने वाला है वो खुद ही कर सकता है पहले पार्ट पे, उसके अंदर कोई फ्रॉड या कोई एरर कर सकता है ना। हाँ सर ठीक है। तो इसलिए जो इंटरनल कंट्रोल होंगे वो आपको एक रीजनेबल इतने लेवल तक का एश्योरेंस देते हैं कि हां कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी कि ऐसा ही है। ठीक है। जैसे ऑडिट में आप बोलते हो एज ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम 100% नहीं देते, बट रीजनेबल देने के लिए भी हम चेकिंग तो करते हैं ना। तो ऐसे ही इंटरनल कंट्रोल को भी टेस्ट किया जाता है कि हाँ वो रीजनेबल एश्योरेंस तो दे रहे हैं ना। तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए हम वो प्रोसेस डिजाइन करते हैं, हम मतलब मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी या कंपनी के जो लोग हैं, ताकि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। क्या ऑब्जेक्टिव सर? एसेट सेफगार्ड रहे। ठीक है, जो एसेट्स हैं वो सेफगार्ड रहे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी बनी रहे, रिलायबिलिटी मेंटेन हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सर जो ऑपरेशन जो वो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या हो? इफेक्टिव हो एंड एफिशिएंसी हो उसके अंदर आए, उनके काम के अंदर, उनकी एक्टिविटीज के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आए। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि कंप्लायंस हो लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस है एप्लीकेबल कंपनी के ऊपर, एंटिटी के ऊपर, उनका कंप्लायंस हो। इसलिए हम लोग उन प्रोसेस को डिजाइन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस या पॉलिसीज, सिस्टम, प्रोसीजर जिनको डिजाइन विच the process designed, implemented and maintained by TCWG management and or other personnel such that to provide reasonable assurance. क्या reasonable assurance? About the achievement of an entity's objective with regard to कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लाइबिलिटी बनी रहे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस निकल के आए ऑपरेशंस की, एंड एसेट्स आपकी जो है वो सेफगार्ड रहे, एंड लॉज एंड रेगुलेशन आपके कंप्लाई हो। सर मतलब क्या हुआ? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बताया अभी इसी ऊपर वाले फ्लो चार्ट में, कि सर एंट्री ना डलना। अगर हम मार्केटिंग वाले लोगों को ही पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की, पेमेंट्स करने की या रिसीट्स एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी दे देते, तो ऐसा हो सकता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री ना डले। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, दैट मींस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आप बिना एंट्री के देखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो सर वो एंट्री डलना तो इंपॉर्टेंट था ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डला तो मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, बिकॉज उसमें एरर ऑफ ओमिशंस है बहुत सारे। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल लगा दिया तो वो एरर ऑफ ओमिशन नहीं होगा, तो मतलब उसकी रिलायबिलिटी, जो कॉन्फिडेंस है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो बढ़ेगा कि उसमें एरर्स कम से कम है। ये रिलायबिलिटी होती है कि कॉन्फिडेंस होगा लोगों को कि हाँ जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कि हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं वो सही ढंग से बने होंगे, बिकॉज इतने सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं। जितने भी रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो एरर हो सकते थे, फ्रॉड हो सकते थे, वो रिस्क कम हो गए हैं ड्यू टू इंटरनल कंट्रोल। तो रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। आप जो ऑपरेशंस कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी काम को मिनिमम रिसोर्सेज से करना, कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने को हम लोग बोलते हैं कि वो एफिशिएंसी है। और कब, और क्या कहते हैं उसको, टाइम इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो टाइम दिया गया है उस टाइम में, डेडलाइन में काम को कंप्लीट करने को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस है। रिसोर्सेज कितने भी यूज हो उससे मतलब नहीं है। इफेक्टिवनेस का मतलब है अगर हमें 2 घंटे में कोई काम कंप्लीट करना था तो हमने उसको 2 घंटे में पूरा किया, दैट इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब हमने मान लो
एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लो इसी कंपनी को अगर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 80 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज होता है, तो उन्होंने उसको 79 यूनिट्स बना दिया, 75 यूनिट्स बना दिया मान लो, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, वेस्टेज कम की। वेस्टेज मान लो 10% होती है, उनकी जो वेस्टेज होती है वो 5% होती है। तो ऐसे उनके इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने मान लो 6 सिग्मा यूज किया हुआ है अपने, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये सब कंट्रोल्स का पार्ट होते हैं, इतने चेक्स लगे होते हैं कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, कि आप जितने रिसोर्सेज में आपको जो आउटपुट अचीव करना है, आप कम रिसोर्सेज में उस आउटपुट को अचीव कर पा रहे हैं। तो वो इंटरनल कंट्रोल से ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जितने भी चेक्स होंगे, जो भी रिपोर्ट्स बनती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, जो भी बजट्स बनते हैं, वो सब क्या है, वो सब इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। जो बजट्स बन रहे हैं वो कंट्रोल ही तो है, ये इंश्योर करने के लिए कि आप ही कंपनी जो लिमिट्स है उसको एक्सीड ना करे, जो डिपार्टमेंट्स है उनको जो लिमिट सेट की गई है उसको एक्सीड ना करें, ठीक है। तो उसको फिर हम लोग एनालाइज भी करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है ना, वो बजट्स के बेस पे होता है। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशन अचीव होगा अगर इंटरनल कंट्रोल वहां पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट सर, एसेट सेफगार्ड होंगी। सर आपने जो कैमरा लगा रखे हैं, सिक्योरिटी कैमरा, ये इंश्योर हो रहे हैं ना उससे कि कोई ऐसा तो नहीं कोई एसेट उठा के चला गया, कोई एम्प्लॉई है अपने घर चला गया एसेट उठा करके, ठीक है। लैपटॉप उसको दिया था, लैपटॉप कंपनी का लैपटॉप था, कंपनी में रखा हुआ था, उठा करके चला गया बैग में डाल करके, ठीक है। तो एसेट जितनी भी है कंपनी की, एंटिटी की, वो सेफगार्ड होंगी। सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है बाहर, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है आपने देखा होगा बहुत जगह पे, आजकल हर जगह पे तो बायोमेट्रिक का सिस्टम होता है, तभी आप एंटर कर सकते हो। जो आप वो फिंगरप्रिंट लगाते हो अपना, या आपके पास वो कार्ड होता है, कंपनी के कार्ड जो आपने देखे होंगे वो कार्ड होते हैं, उसी के बेस पे आपको एंट्री मिलती है। एक सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर मेंटेन करता है कि ये पर्सन इस टाइम पे एंटर किया है। सोसाइटीज में होता है ऐसा, अगर आप सोसाइटी में रहते होगे तो वहां पे आपने देखा होगा गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, रात को इतने बजे गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एंटर करेगा सोसाइटी में तो वो एंट्री करेगा रजिस्टर के अंदर, इतने बजे वो निकला, इतने बजे वो आया है। तो वो क्या इंटरनल कंट्रोल है सोसाइटी के, ठीक है। तो वो ऐसे ही कंपनी में भी होता है। उससे क्या होगा सर, आपकी एसेट सेफगार्ड रहेंगी। उसके अलावा सर, लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंस, मैंने आपको बताया ना कि सर एंट्री अगर ओमिट हो जाएगी तो हो सकता है उस पर जो जीएसटी पे करना था उसकी एंट्री भी ओमिट हो गई, तो मतलब हमने लॉज एंड रेगुलेशन की जीएसटी पे जो हमें करना था वो हमने कंप्लाई नहीं किया। और ऐसा भी होता है, बहुत कंपनीज आजकल ये कर रही है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या सर, बहुत सारी कंपनीज ना अपने काम को आउटसोर्स करती हैं आजकल। क्या करती हैं, अपने मान लो जीएसटी कंप्लायंस है, एक कंपनी है जिसको मंथली रिटर्न्स फाइल करनी है जीएसटी की, ठीक है, उनको जीएसटी ऑडिट करवाना है, ठीक है। जीएसटी का पूरा काम उसने क्या किया, एक सीए फर्म को दे दिया, एक कंसल्टेंसी फर्म को दे दिया जो जीएसटी में एक्सपर्ट है कि आप हमारे जीएसटी कंप्लायंस करोगे मंथली। वो क्या है, एक इंटरनल कंट्रोल है, आपने एक्सपर्ट्स हायर कर लिए ताकि जीएसटी कंप्लायंसेस में कोई गड़बड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपका इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ सकता था या आपको जो पेनल्टी लग सकती थी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, वो अवॉइड हो गई। तो क्या है, कंप्लायंस करने के लिए हमने क्या किया, इंटरनल कंट्रोल लगा दिया, तो उससे क्या हुआ, कंप्लायंस हो गया। तो इंटरनल कंट्रोल से ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, आपका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये सब हम लोग अचीव करना चाहते हैं। उसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव है सर, इसी के अंदर से और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अलग से ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं आपके ऐसे 315 में, कि जितनी भी ट्रांजेक्शंस है सर वो सारी जो रिकॉर्ड हो रही हैं, क्या वो प्रॉपर ऑथराइज हैं, क्या मतलब क्या होता है, कंपनीज में ना लिमिट सेट की होती है कि अगर मान लो 1 लाख रुपए से ऊपर की कोई एसेट परचेज करनी है तो वो जो पर्सन परचेज कर रहा है उसको अपने डिपार्टमेंट के हेड से उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके हेड से उसको साइन करवाना पड़ेगा, जो यूनिट हेड है उससे साइन करवाना पड़ेगा, जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड है उससे साइन होना चाहिए, तो तब जा करके वो परचेज कर सकता है। तो ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है, मान लो 1 लाख से ऊपर की जितने भी ट्रांजेक्शन है वो जितनी भी होनी चाहिए वो सारी ऑथराइज होनी चाहिए। तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही हैं वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड हैं, अप्रूव्ड हैं या नहीं है। तो ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो जब हम ऑडिट करेंगे ना, एज ए ऑडिटर हम लोग कुछ सैंपल टेस्ट करेंगे कि वहां पे ऑथराइजेशन है या नहीं है। अगर नहीं है दैट मींस आपके कंट्रोल्स वीक हैं, अगर हैं तो कंट्रोल्स आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो रिस्क आपको वहां से फिर पता लगेगा, जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सर क्या होगा, आपकी जो ट्रांजेक्शंस हैं ये इंश्योर होंगी कि वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई हैं, सारी रिकॉर्ड हुई हैं, उसी पीरियड से रिलेटेड जो थी वो सारी रिकॉर्ड हुई हैं। कट ऑफ टेस्टिंग आप लोग करते हो तो वहां पे कंट्रोल्स देखते हो आप कि हाँ क्या कंट्रोल है कंपनी के, जिससे ये इंश्योर हो रहा है कि कंपनी इस पीरियड के बाद की जो ट्रांजेक्शन है उसको इस पीरियड में लेकर नहीं आ रही है। मान लो 31 मार्च के बाद की जो भी ट्रांजेक्शन है वो पहले तो रिकॉर्ड नहीं हुई गलती से, तो कुछ कंट्रोल्स एस्टेब्लिश होते हैं। तो वो जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो ये इंश्योर करते हैं जो ट्रांजेक्शन है ना वो करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है।
करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा तो नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल में जा रहा है, तो क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं उसके लिए, ठीक है, और करेंट अकाउंटिंग पीरियड में जा रही हैं, तो ये इंश्योर करते हो आप इंटरनल कंट्रोल से। उसके अलावा सर एसेट सेफगार्ड होती है, मैंने आपको बताया अनऑथराइज कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। एक सबसे बड़ा कंट्रोल इसमें होता है आईटी रिलेटेड कंट्रोल, आईटी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, जहां पे आपने देखा होगा जो लोग हैं उन सबको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है तभी वो एक्सेस कर पाते हैं, उनको स्पेसिफिक राइट्स दिए जाते हैं कि वो सिस्टम में इतने अमाउंट तक की एंट्री कर सकते हैं, ये एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम में। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं एक ईआरपी सिस्टम में, कंपनीज में आजकल ईआरपी सिस्टम होता है जिसको हम एसएपी बोलते हैं, तो उस एसएपी में हर एक यूजर के राइट्स डिफाइन किए जाते हैं कि इतनी उसकी डेजिग्नेशन जो है, उसका काम जो है, ड्यूटी जो है, उसके हिसाब से उसको इतना एक्सेस है सिस्टम का। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपका अनऑथराइज एक्सेस बच रहा है ना। ऐसा तो कोई यूजर नहीं है जो एंट्रीज डाल रहा है बिना एक्सेस के, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड सबका होगा, एक्सेस सबका लिमिटेड होगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, तो वो क्या एक कंट्रोल है, ठीक है। उसके अलावा सर जो भी एसेट्स हैं, ये एक पॉइंट है कि आप क्या कर सकते हो सर, कंपेयर कर सकते हो, जो बजट्स वगैरह होते हैं उससे भी ये चीज होती है, वो कंट्रोल होता है, वो ये बोलता है उससे आप कंपेयर कर सकते हो एक पीरियड के एसेट्स को, लायबिलिटीज को, एक्सपेंसेस को, इनकम को, और दूसरे पीरियड के एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस को दे सकते हो कि कहां पे गैप है कहां पे नहीं है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया कंट्रोल क्या होता है, बजट्स होते हैं आपके, बजट्स बनाए जाते हैं जिससे ये इंश्योरेंस आपको मिलता है कि आप कंपेयर करते हो बजटेड इतना था, एक्चुअल इतना था, जो कंपेयर कर सकते हो आप इजीली, और देख सकते हो कहां पे गैप है, कहां पे काम करने की और जरूरत है, कहां पे इंटरनल कंट्रोल को हम लोग और इंप्रूव कर सकते हैं। मेंटेनेंस वर्ड का मतलब ही है कि जो इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं वो प्रॉपरली इफेक्टिवली काम कर रहे नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस की स्कोप क्या है चेंजेस का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है सर, इंटरनल कंट्रोल सर वो प्रोसेस होते हैं जो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने काम को स्मूथली कर पाए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशंस के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एक्टिविटीज के लिए हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को लगाते हैं। तो दैट इज योर इंटरनल कंट्रोल। और आई थॉट मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ऑडिट में इसका जो इंपॉर्टेंस है मैंने आपको बताया, अगर किसी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो वहां पे ऑडिटर काम कम करेगा रिलेटिवली, और कहीं पे अगर किसी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा तो ऑडिटर वहां पे काम ज्यादा करेगा। अभी जो इंपॉर्टेंस है इंटरनल कंट्रोल का इन ऑडिट, वो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लिंक करूंगा मैं आपके साथ, जहां पे मैं आपके साथ ऑडिट रिस्क की चर्चा करूंगा कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और ऑडिटर वहां पे कैसे उसको असेस करता है और कैसे अपने प्रोसीजर उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है। वहां पे हम लोग इंटरनल कंट्रोल फिर से डिस्कस करने वाले कि इंटरनल कंट्रोल वहां पे यूज होगा, तो अगर आपको पता रहेगा इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या हैं तो आपको वो समझ में आएगा रिस्क वाला टॉपिक। डन सर? हाँ जी सर। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो आपका यहां पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कुछ वैल्यू एडिशन आपका हुआ हो, कुछ मजा आया हो, क्लियर हुआ हो कि आपको नहीं पता था अगर इंटरनल कंट्रोल, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है सर। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही समझते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राधे।